सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन समझाने जा रहे हैं। समझें, सामान्यतः अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्रक ही आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक रहा है। जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई और कृषि क्षेत्रक समृद्ध होता गया, वैसे वैसे पहले की तुलना में अधिक उत्पादन होने लगा। अब अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे, शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी, क्रय विक्रय की गतिविधियां कई गुना बढ़ गईं। इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन, प्रशासक और सैनिक कार्य इत्यादि से जुड़े थे। फिर भी इस अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद की थीं। कहने का मतलब यह है कि दूसरे क्षेत्रक और तीसरे क्षेत्रक कितने भी वो हों, लेकिन प्राथमिक क्षेत्रक से ही ये विकास करते हैं, जो प्राथमिक क्षेत्रक में आती थी, और अधिकांश लोग इसी क्षेत्रक में रोजगार करते थे। लंबे समय के बाद और विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली, यानी प्राथमिक क्षेत्रक से जो भी प्राप्त हुआ संसाधन, उससे विनिर्माण करके जो दूसरी चीज़ें बनाएंगे, तो बाद में विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए और उनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे, उनमें से बहुत अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे। कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लगे। जितनी भी सुविधाओं की जो चीज़ें हैं, वो सभी कारखानों में बन रही हैं। तो जब बनने लगी तो सभी उनका उपयोग करने लगे। कुछ उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से द्वितीयक क्षेत्रक सबसे महत्वपूर्ण हो गया, और इसका कारण अतिरिक्त समय में भी काम होने लगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि कृषि का कार्य पूरे समय नहीं चलता है, तो बीच के टाइम में जब कृषि कार्य नहीं चल रहा है, उस समय वो दूसरा काम भी कर लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि क्षेत्रकों का महत्व परिवर्तित हो गया। विगत 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीयक क्षेत्रक से तृतीयक क्षेत्रक की ओर पुनः बदलाव हुआ है। कुछ उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्रक का महत्व बढ़ गया। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्रक में ही नियोजित हैं। विकसित देशों में यही सामान्य लक्षण देखा गया है। अब देखिए, इसके आधार पर ये अब हम लोग विचार करें कि विकसित देशों का इतिहास क्षेत्रकों में हुए परिवर्तन के संबंध में क्या संकेत करता है। तो ये आप लोग इसको पढ़ के समझ के इसके बारे में लिख सकते हैं। अब देखिए, ये जो है भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक के आंकड़ों के हिसाब से हमारे यहाँ क्या परिवर्तन आया। आलेख 1, ये जो पहला चित्र दिया है, इसमें तीनों क्षेत्रकों को कलर से दिखाया गया है। तो इसमें आप देखिए, तृतीय क्षेत्रक को बैंगनी कलर से दिखाया, द्वितीय क्षेत्रक को पीले कलर से और प्राथमिक क्षेत्रक को हरे कलर से। तो इसमें जो है पहले 1970 और 71 में ये तीनों ही क्षेत्रक में विकास बहुत कम था, और बाद में 2010 और 11 तक आते आते ये तीनों ही, उसमें कृषि में तो कम हुआ है लेकिन पहले से हुआ है, और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। तो इन आंकड़ों से हमें ये समझ में आता है कि बाद के समय में विकास की गति तेज हो गई थी। तीनों क्षेत्रकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को ये दिखाता है। यह 2 वर्षों 1970-71 और 2010-11 के उत्पादन को दिखाता है। ये आंकड़े आप देख सकते हैं कि 40 वर्षों में कुल उत्पादन में कितनी समृद्धि हुई है, पहले की अपेक्षा काफ़ी समृद्धि हुई है। तो इसके आधार पर जो है ये इन पर विचार करें कि 1970-71 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्रक कौन था। दूसरा, 2010 और 11 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्रक कौन था। तीसरा, क्या आप बता सकते हैं कि 30 वर्षों में किस क्षेत्रक में सबसे अधिक समृद्धि हुई। और चौथा क्वेश्चन जैसे हैं ये, 2011 में भारत का जीडीपी क्या है।
तो ये इन आंकड़ों के आधार पर ये इन प्रश्नों के आंसर आपको छांट करके लिखना है। अब समझें उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व। वर्ष 1970-71 और 2010-11 के बीच 40 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रकों में उत्पादन में वृद्धि हुई, वैसे तो सभी क्षेत्रकों में उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में हुई और परिणामतः वर्ष 2010-11 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीय क्षेत्रक सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा। भारत में तृतीय क्षेत्रक इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण, किसी देश में अनेक सेवाओं, जैसे जो सुविधाएं बढ़ी, जो सेवा क्या है, सुविधाएं बढ़ी, उनसे तृतीय क्षेत्रक में विकास तेजी से हुआ है। जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक एवं तार सेवा, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है और इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। यानी ये सेवाएं सबके लिए ज़रूरी हैं। जब ये सेवाएं उपलब्ध हो गई तो विकास की गति तीव्र हो गई। किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार को उठानी होती है। अब इन आंकड़ों से समझें दूसरा कारण समझें, कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, जब कृषि और उद्योग का विकास हुआ तो इससे परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास हुआ। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि आप देखें कृषि क्षेत्र में पैदावार बढ़ेगी, उससे द्वितीयक क्षेत्र के उत्पादन बढ़ेंगे, तो माल को एक जगह से दूसरी जगह बेचने के लिए, ले जाने के लिए इन साधनों की ज़रूरत होती है, भंडारण की ज़रूरत होती है। अब तीसरा कारण देखें, जैसे जैसे आय बढ़ती है कुछ लोग अन्य कई सेवाएं, जैसे आप देखिए जब पैसा नहीं होगा तो आप कोई भी सुविधा नहीं उठा सकते, और यदि आपके पास पैसा है तो बहुत सारी सुविधाएं आप ले सकते हैं, जैसे रेस्तरां, पर्यटन, यानी पैसा है तो घूमने जा सकते, रेस्तरां यानी अच्छे होटल में मतलब जा कर के आप एंजॉय कर सकते, और शॉपिंग, निजी अस्पताल का उपयोग, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू कर देते हैं। आप नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में इस द्रुत परिवर्तन को देख सकते हैं। यानी बड़े नगरों में ये सभी सुविधाएं सभी लोग उठा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है। अब चौथा कारण देखिए, विगत दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई हैं। जैसे आप देखिए आज के टाइम में आपकी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, तो ये कैसे संभव है? ये संचार के साधनों ही के माध्यम से तो संभव हुई है। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है। अध्याय चौथा में हम इन सेवाओं और इनके प्रसार के कारणों पर चर्चा आगे के अध्याय में होगी। आप देखिए, आपको याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्र की सभी सेवाओं में समान रूप से समृद्धि नहीं हो रही है। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह के लोगों को नियोजित करते हैं। एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ कुशल प्रशिक्षण की कमी है, कुशल प्रशिक्षित लोग कम हैं, चाहे वो मतलब इंजीनियर हो चाहे वो श्रमिक हो। दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों, मरम्मत के कार्यों, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं। वे लोग बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते हैं और वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य वैकल्पिक अवसर नहीं है। इस कारण सेवा क्षेत्र के केवल कुछ भागों में ही महत्व बढ़ रहा है। आप इनके बारे में अगले खंड में विस्तार से पढ़ेंगे। अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं ये हम कल समझाएंगे। तो यहाँ थोड़े ये आंकड़े आप समझें। भारत के संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य है कि यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रकों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है, फिर भी रोजगार में ऐसा ही परिवर्तन नहीं हुआ। आरेख 3 वर्ष 70-71 एवं 2009 और 10 और वर्ष
2003 में तीनों क्षेत्रकों में रोजगार की हिस्सेदारी को दिखाता है। आज भी प्राथमिक क्षेत्र में सबसे बड़ा नियोक्ता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र हमारे यहाँ आज भी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं प्राथमिक क्षेत्रक में जो है। ये आंकड़े दिखा रहे हैं इस चीज़ को जो है। तो इस तरह से आप देखिए कि तृतीय क्षेत्रक में आज भी हमारे यहाँ कम लोग काम कर रहे हैं, द्वितीयक में भी कम काम कर रहे हैं और प्राथमिक क्षेत्रक में ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। इन आंकड़ों से ये समझ में आ रहा है। प्राथमिक क्षेत्रक से रोजगार का ऐसा ही क्षेत्रक स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ, इसका कारण यह है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ है। इसलिए हमारे यहाँ प्राथमिक क्षेत्रक में आज भी लोग ज़्यादा रोजगार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो कल हम ये अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं ये समझाएंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त।